बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक और ऑर्गेनेल डिस्कस करने वाले हैं और ये है साइटोस्केलेटन। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं साइटोस्केलेटन के ऊपर। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? ये एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया में पड़ा होता है। इसके लिए दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया जाता है और वो है साइटोमस्कुलेचर। साइटोस्केलेटन को साइटोमस्कुलेचर भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वन आते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं कि साइटोस्केलेटन जो है इसका लफ्ज़ी मानी क्या है। तो साइटोस्केलेटन दो अल्फाजों से मिलकर एक बना हुआ वर्ड्स है। इसमें फर्स्ट वन है साइटो और दूसरा है स्केलेटन। साइटो सिंपली सेल को या साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करता है और स्केलेटन सिंपल स्केलेटन को ही रिप्रेजेंट करता है। स्केलेटन किसे कहा जाता है? ढांचे को। तो इसका लफ्ज़ी मानी ये हुआ कि साइटोस्केलेटन एक ढांचानुमा स्ट्रक्चर है जो कि सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया में या आप लोग कहें सेल के अंदर पाया जाता है। क्या है? एक ढांचानुमा स्ट्रक्चर है जो कि सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया में पाया जाता है। तो ये हो गया इसका लफ्ज़ी मानी। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन का एक ढांचा मौजूद है, स्केलेटन मौजूद है, इसी तरह कुछ फाइबर्स होते हैं जिनसे साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर बना होता है। एक ढांचानुमा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया होता है और ये साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। तो जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर बोन ने क्या कर दिया है, ढांचा बना दिया है, इसी तरह स्केलेटन को सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक एरिया में कुछ फाइबर्स ने बना दिया है और उन फाइबर्स को हम कोलेक्टिवली साइटोस्केलेटन या साइटोमस्कुलेचर का नाम देते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन आते हैं और इसका डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन इसकी किस तरह है। इट इज़ अ नेटवर्क। ये क्या होता है? ये साइटोस्केलेटन ये एक जालनुमा सा स्ट्रक्चर होता है और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स फाइबर, और ये प्रोटीन से बना होता है ये स्ट्रक्चर, और ये प्रोटीन फाइबर दागों की शक्ल में होते हैं दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, जो कि फैले हुए होते हैं ये दागीनुमा स्ट्रक्चर पूरे साइटोप्लाज्मिक एरिया में यूकैरियोटिक सेल का। डिफिनीशन इसकी किस तरह है? साइटोस्केलेटन एक जालनुमा सा प्रोटीनों से बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये प्रोटीन फाइबर की फॉर्म में है, दागों की शक्ल में, और ये पूरे साइटोप्लाज्मिक एरिया में यूकैरियोटिक सेल के बिखरे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं, पेले हुए होते हैं ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इसका डिस्कवरी देखते हैं। तो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसके डिस्कवरी के ऊपर काम किया था। फर्स्ट वन जो था उसका नाम था कोल्डज़ोप साइंटिस्ट जो था, उन्होंने 1928 में फर्स्ट ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक जालनुमा सा स्ट्रक्चर देखा था और उस जालनुमा से स्ट्रक्चर को कोल्डज़ोप ने क्या नाम दिया था? साइटोस्केलेटन। बाद में 1977 में एक अनदर साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कोहिन। इन्होंने कोल्डज़ोप के वेव को कंफर्म कर दिया कि कोल्डज़ोप ने जो चीज़ें देखी हैं, कोहिन ने माइक्रोस्कोपिकली कंफर्म कर दिया कि कोल्डज़ोप जो बात कह रहा है, जो जिस चीज़ के बारे में कह रहा है, सजेशन दे रहा है, जो कि असल में साइटोस्केलेटन है, ये सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया में पाया जाता है। तो फर्स्ट बाय कोल्डज़ोप इन 1928, लेटर बाद में कोहिन कंफर्म इट इन 1977। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका डिस्कवरी। अब नेक्स्ट वन आते हैं टाइप की तरफ। अब ये साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेल जो है ये बेसिकली 3 किस्म के दागों से बना होता है। इसमें 3 किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के दागे मौजूद होते हैं। इसमें फर्स्ट वन है माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड वन है माइक्रोफिलामेंट या इसको एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है, और थर्ड वन फिलामेंट स्ट्रक्चर जो है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये 3 किस्म के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है, दागीनुमा स्ट्रक्चर जो है, ये बनाते हैं पूरा साइटोस्केलेटन। अच्छा, ये तो हो गई इसके टाइप। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि यह साइटोस्केलेटन बना किस चीज़ से होता है। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली प्रोटीन से बना होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसा कि एक्टिन प्रोटीन हो गया। एक्टिन के अलावा इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। ट्यूबुलिन के अलावा इसके अंदर मायोसिन प्रोटीन, और मायोसिन के अलावा ट्रोपोमायोसिन भी पाया जाता है, और ये ख़ासकर मसल सेल के अंदर मौजूद होता है ये ट्रोपोमाइसिन। और इसके अलावा चंद और भी हैं जो कि आगे हम इन डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये चंद प्रोटीन है, उन्होंने आप लोगों के बुक में भी ये 4 प्रोटीन मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा भी कुछ और हैं, वो इजाफी मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बाद साइटोस्केलेटन का हम स्ट्रक्चर और फंक्शन कोलेक्टिवली पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन को हम इन छोटे छोटे डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स को।
जिन्होंने बना दिया है साइटोस्केलेटन को। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल का हम पहले एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये किस तरह बना होता है और किस चीज़ से बना होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बना होता है जिसको ट्यूबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन दो फॉर्म में होता है, एक को कहा जाता है अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन और दूसरे को कहा जाता है बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा ट्यूबुलिन को मैंने ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है और बीटा ट्यूबुलिन को मैंने यहाँ पे रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, तो ये तो हो गए दो ट्यूबुलिन प्रोटीन मालिक्यूल अल्फा एंड बीटा। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है इसके अंदर 445 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। मतलब ट्यूबुलिन अल्फा और बीटा जो है अलग अलग, अल्फा भी 445 अमीनो एसिड से और इसी तरह बीटा भी 445 अमीनो एसिड से बना होता है। अच्छा, तो ये तो हो गए अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्या होता है कि ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं दोनों और एक मजमूई स्ट्रक्चर बना देता है जिसको डाइमर कहा जाता है, ट्यूबुलिन डाइमर। तो ये दोनों हमने आपस में अटैच कर दिया, इन्होंने क्या बना दिया, डाइमर। अब ये डाइमर जो है ये आगे इनका क्या होता है, इनका आगे पॉलीमराइजेशन होता है। मतलब बहुत सारे डाइमर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक लंबा थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इन डाइमर का आपस में कनेक्ट होना, मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, इनका इस तरह अरेंज होना इन डाइमर का, इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो डाइमर्स का पॉलीमराइजेशन होता है और इससे एक लंबा धागा बनता है और फिर इस लंबे धागे नुमा स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रोटोफिलामेंट। इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोफिलामेंट। अब आगे क्या होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट्स जो हैं ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक सिलेंडर पतला सा और एक सिलेंड्रिकल या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे ये कितने हैं, ये 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बना देते हैं और इसी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल इसको कहा जाता है। इसका डायामीटर अगर देखा जाए, इसका डायामीटर यहाँ से लेकर इस नीचे साइड तक, इसका डायामीटर अप्रोक्सीमेटली 25 नैनोमीटर होता है, 25 नैनोमीटर। तो ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल और इसका कंपोजिशन कि ये किस तरह बनता है। अब नेक्स्ट हैं और इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि ये सेंट्रियोल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, सेंट्रियोल बना देते हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये कहलाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किस तरह बनता है, 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब 3 धागे माइक्रोट्यूब्यूल के आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये 3 यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे इस डायग्राम में, एक ये हो गया, दूसरा ये फिलामेंट हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, तीसरा ये माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट हो गया। तो इन 3 फिलामेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं इनको कोलेक्टिवली कहा जाता है ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये हो गया ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और ये ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल से। तो इसी तरह ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ये 9 की तादाद में होते हैं सेंट्रियोल में। 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जब आपस में इकट्ठे हो जाए तो एक सेंट्रियोल बना देता है। यहाँ पर देखो, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ये भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों से कोई सवाल पूछे कि एक सेंट्रियोल कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, तो इसमें क्या है, 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है। तो 9 के साथ हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर एक ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है,
3 माइक्रोट्यूब्यूल से, और टोटल इसमें कितने ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है 9। तो 9 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 27। तो एक सेंट्रियोल 27 माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन। सेकंड वन, ये सेल डिवीज़न में भी हेल्प देता है। सेल डिवीज़न में क्या होता है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा सेल बना दिया है। सेल में डिवीज़न के दौरान मेटाफेजिक स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम अपने आप को असेंबल कर देते हैं या अरेंज कर देते हैं या अलाइन कर देते हैं एट द इक्वेटर रीजन। इस सेंट्रल रीजन में क्रोमोसोम अपने आप को तरतीब देते हैं। और ये हो गया एक पोल, या आप लोग एंड कहें, और ये हो गया दूसरा पोल इस सेल का। तो इन पोल्स में क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है। इन सेंट्रियोल से कुछ दागानुमा स्ट्रक्चर्स एराइज हो जाते हैं, या आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि इन सेंट्रियोल से कुछ दागानुमा स्ट्रक्चर्स का पॉलीमराइजेशन होता है। और ये दागानुमा स्ट्रक्चर जो हैं आगे क्रोमोसोम के साथ काइनेटोकोर रीजन पे अटैच हो जाते हैं और क्या करते हैं, जब इनका यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाता है एनाफेज स्टेज में, तो फिर ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये हाफ सेट ऑफ क्रोमेटिड जो है इस तरफ ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर खींच लेते हैं और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है इस तरफ खींचे जाते हैं। या आप लोग ऐसा कहें कि ये क्रोमोसोम जो है इसका एक क्रोमेटिड इस साइड पे चला जाता है और दूसरा इस साइड की तरफ खींचा जाता है। तो ये छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्रोमोसोमों को खींच लेते हैं सेल डिवीजन के दौरान, इनको कहा जाता है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर किस चीज़ के बने होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। तो ये हो गया इसका सेकंड वन फंक्शन। थर्ड वन फंक्शन इसका देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला और सीलिया जो हैं इनके स्ट्रक्चर में भी ये इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया है। ये क्या है, सपोज दिस इज़ अ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के सेल के ऊपर क्या मौजूद होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। ये हो गई सीलिया। यह सीलिया और फ्लैजेला के अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे इसी चैप्टर में इसके ऊपर टॉपिक आने वाला है, वहाँ पे इसको माइक्रोस्कोपिकली डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर रहे हैं कि सीलिया और फ्लैजेला जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और यहाँ पे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर भी बाज़ बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाता है जिसको फ्लैजेला कहा जाता है। फ्लैजेला। तो ये हो गया फ्लैजेला। ये फ्लैजेला सीलिया से थोड़ी सी लंबी होती हैं। यहाँ पे आप लोगों के बुक में उन्होंने एक वर्ड मेंशन किया है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है फ्लैजेला का ये बॉटम पोर्शन अगर देखा जाए, इस पोर्शन को देखा जाए तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कुछ अलग तरह का होता है। और अगर ये एपेक्स रीजन जो है जिसको एक्सोनेम कहा जाता है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का अगर अरेंजमेंट देखा जाए तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन ये हम आगे सीलिया एंड फ्लैजेला के ऊपर जब लेक्चर करवाएंगे उसमें पूरी तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे अंदर से कि इसका अंदरूनी कंपोजिशन क्या है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग इतना जहन में याद रखें कि ये बेस पोर्शन जो है इसको बेसल बॉडी कहा जाता है। तो इस बेसल बॉडी में भी माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं और इसी तरह ये एक्सोनेम पोर्शन जो है, ये टिप पोर्शन, इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह सीलिया में भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। सीलिया और फ्लैजेला में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सीलिया जो है साइज़ में छोटी होती है और फ्लैजेला जो होती हैं ये साइज़ में लंबी होती हैं। तो ये तो हो गया सीलिया एंड फ्लैजेला। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ सेल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं और ये सेल हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक के लिए मैंने RT लिख दिया। और इसके अलावा हमारे GIT में भी पाए जाते हैं। GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में भी ये पाए जाते हैं ये सेल। और इनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इन सेल्स के ऊपर, इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। और इन छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, सीलिया। और इनका फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई और मटेरियल, म्यूकस वगैरह हमारे GIT के अंदर या रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर फॉर एग्जांपल चला जाए तो ये सीलिया क्या करती हैं, ये बीटिंग करती हैं और इस मटेरियल को आगे की तरफ पुश कर दिया जाता है माउथ की तरफ, ताकि इसको कपिंग के ज़रिए या स्नीजिंग वगैरह के ज़रिए बाहर बॉडी से निकाल दिया जाए। तो मेन पॉइंट क्या था, सीलिया और फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है।
फोर्थ वन आते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प देते हैं। और ये कौन से सेलों में? ये नर्व सेल्स में, या आप लोग इसको कहें न्यूरॉन। ये क्या है? ये हमने बना दिया है एक न्यूरॉन, और न्यूरॉन का यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? इसको सेल बॉडी कहा जाता है। दरमियान में ये पोर्शन क्या कहलाता है? इसको एक्सॉन कहा जाता है। और ये लास्ट वन क्या है? दिस इज़ अ टर्मिनल एक्सॉन एंडिंग। तो अब ये एक्सॉन वाला रीजन जो है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल पड़ा होता है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े होते हैं, और ये एक रोड की तरह फैसिलिटी देता है। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल क्या करती हैं? एक रोड की तरह फैसिलिटी देती हैं। अब यहाँ पे मिडल पोर्शन में ये ग्रीन कलर का लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मैंने यहाँ पे सिंपली एम लिख दिया। अब इस माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर पोर्शन पे भी कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, और नीचे पोर्शन पे भी कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। यहाँ पे ऊपर पोर्शन पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, इनका काम होता है सेल बॉडी से मटेरियल को ले जाना। कहाँ तक? आगे टर्मिनल एक्सॉन की तरफ। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है इस ट्रांसपोर्ट में, मटेरियल को सेल बॉडी से एक टर्मिनल एक्सॉन तक ले जाना। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है इसका नाम है काइनिसिन। इसको काइनिसिन कहा जाता है। तो ये काइनिसिन क्या करता है? सेल बॉडी से मटेरियल को ले जाता है एक्सॉन एंड तक। और ये यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल एज आ रोड की तरह काम करते हैं, मतलब इसको एज आ सड़क के तौर पे यूज़ किया जाता है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल को। और निचले एंड पे भी इसके मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं? यहाँ एक्सोनल एंड से, टर्मिनल एक्सोनल एंड से मटेरियल को ले जाते हैं कहाँ? सेल बॉडी की तरफ। और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो इस ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, इसको कहा जाता है डाइनिन। इसको डाइनिन कहा जाता है। तो ये हो गया काइनेसिन एंड डाइनिन प्रोटीन। और ये कैरियर प्रोटीन है, मतलब मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया माइक्रोट्यूब्यूल। अब नेक्स्ट वन आते हैं और डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहाँ पे दरमियान पोर्शन में हमने लिखा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन डिस्कस करते हैं कि ये किस चीज़ से बना होता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं ये भी एक दागानुमा स्ट्रक्चर्स के मटेरियल हैं, जो कि साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। तो यहाँ पर एक दागानुमा सा स्ट्रक्चर बना होता है प्रोटीन से, और इस दागानुमा स्ट्रक्चर को कहा जाता है मोनोमर। यहाँ पे हम प्रोटीन का नाम यूज़ नहीं करेंगे, स्पेसिफिक प्रोटीन का, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीनों से बने होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये क्या है? एक फिलामेंट है जिसको मोनोमर कहा जाता है। ये फिलामेंट आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट ये बनाते हैं डाइमर। जब दो इंटरमीडिएट फिलामेंट आपस में इकट्ठे हो जाएं तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है इसको डाइमर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये एक हो गया, नो दिस वन इज सेकंड वन, तो इन्होंने डाइमर बना दिया। अब ये डाइमर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इनसे एक लंबा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और इस लंबे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये हो गया आप लोगों का इंटरमीडिएट फिलामेंट। सिंपली मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया IF से, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। इसका अगर डायमीटर देखा जाए इंटरमीडिएट फिलामेंट का, तो ये तकरीबन 7 नैनोमीटर तक होता है, 7 नैनोमीटर तक होता है। और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट में कितने फिलामेंट्स मौजूद होते हैं? ये बड़ा धागा जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, इसके अंदर कितने मोनोमर मौजूद होते हैं? ये तो इसके अंदर तकरीबन 4 से लेकर 5 तक मोनोमर इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं चंद प्रोटीन जो कि बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक प्रोटीन है जिसका नाम है केराटिन। केराटिन प्रोटीन से भी इंटरमीडिएट फिलामेंट बनते हैं, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल्स में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ई सेल्स। ई सेल्स मतलब एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल के अंदर पाया जाता है।
ये टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। सेकंड वन, वाइमेंटन प्रोटीन एक अनदर प्रोटीन है जिससे इंटरमीडिएट फिलामेंट बनते हैं और ये पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में। ये पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू को मैंने सिंपली CT से रिप्रेजेंट कर दिया। कहाँ पे पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में ये पाया जाता है। इसके अलावा एक थर्ड वन टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसको न्यूरोफिलामेंट कहा जाता है। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन के जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं ये न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स। और लास्ट वन एक टाइप है लेमिन्स। लेमिन्स प्रोटीन के जो फाइबर होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस को सिंपली मैंने N से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, और इसके अलावा चंद और प्रोटीन भी हैं जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं, लेकिन बस इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। अगर इससे आगे हम जाएंगे तो फिर ये आप लोगों के लेवल से बाहर हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका कंपोजिशन। नेक्स्ट वन आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन क्या होता है? ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेप देता है, प्रॉपर शेप देता है सेल को। यहाँ पे मैंने दो छोटे छोटे सेल बना दिया है। ये रेड कलर वाला कवर क्या कहलाता है? ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के नीचे मैंने एक ग्रीन कलर का सर्कल बना दिया है। यही ग्रीन कलर का सर्कल क्या होता है? यही इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। इसी तरह इस दूसरे सेल में भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये क्या करते हैं? अगर इस सेल के ऊपर बाहर से कोई कंप्रेशन, कोई दबाव वगैरह का पड़ता हो, कोई फोर्स वगैरह इसके ऊपर लगता हो, तो ये क्या करते हैं? ये इस दबाव को, ये इस प्रेशर को रोकने का है काम करते हैं। मतलब सेल को स्क्वीज़ होने से बचा देता है। तो सेल को एक प्रॉपर शेप देने में कौन इन्वॉल्व होते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। नेक्स्ट वन, सेल जंक्शन। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये सेल को भी आपस में जोड़ देता है। यहाँ पे दो सेल मैंने बना दिए हैं, तो इनको आपस में कनेक्ट रखने के लिए जो फिलामेंट दरकार होता है वो कौन सा फिलामेंट होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये जंक्शन क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है सेल जंक्शन। और ये सेल जंक्शन कौन से सेलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये कार्डियक सेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनका काम क्या होता है? थ्रू आउट दी लाइफ कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना। तो ये सेल एक दूसरे से ज़्यादा सिपारेट ना हो जाए, इनके बीच में ज़्यादा गैप पैदा ना हो जाए, कनेक्ट रहें एक दूसरे के साथ। तो इसलिए कार्डियक सेल में ये सेल जंक्शन काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन। थर्ड वन आते हैं एंड लास्ट वन जो है वो है माइक्रोफिलामेंट। और माइक्रोफिलामेंट को डिस्कस हैं। तो यहाँ पर अगेन हमने हेडिंग डाल दिया है माइक्रोफिलामेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट को डिस्कस करेंगे कि इसका कंपोजिशन किस तरह होता है, बाद में इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट जो है इसके लिए दूसरा नाम भी यूज़ होता है एक्टिन फिलामेंट। पहले स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये माइक्रोफिलामेंट किस चीज़ से बना होता है? एक प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है जी एक्टिन। जी एक्टिन एक प्रोटीन होता है। इसको मैंने यहाँ पे सिंपली एक ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है, सॉरी ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे ये जी क्या रिप्रेजेंट करता है? जी मतलब ग्लोबुलर। ये एक्टिन प्रोटीन जो है ये ग्लोबुलर फॉर्म में होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक शेप होता है। अच्छा, ये ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन जो है इसके अंदर 375 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रीन डॉट क्या है? ये 375 अमीनो एसिड का एक मॉलिक्यूल है और इसको हम नाम देते हैं मोनोमर। इस जी एक्टिन को हम क्या नाम देते हैं? मोनोमर। अब ये बहुत सारे मोनोमर जब आपस में इकट्ठे हो जाएं और एक लंबा दागानुमा स्ट्रक्चर बनाएं, तो इस लंबे दागानुमा स्ट्रक्चर को फिर पॉलीमर कहा जाता है। बहुत सारे मोनोमर जब आपस में इकट्ठे हो जाए तो क्या बना देता है? पॉलीमर बना देता है। अब ये पॉलीमर जो है, इस पॉलीमर के लिए एक स्पेसिफिक नाम यूज़ होता है और इसको एफ एक्टिन कहा जाता है। एफ मतलब फिलामेंट, फिलामेंटस एक्टिन या एक्टिन फिलामेंट। ये क्या है? एक्टिन का एक फिलामेंट। अब इसी तरह दो एक्टिन फिलामेंट जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए और एक हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाए, जिस तरह डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? ये एक एफ एक्टिन फाइबर है और ये दूसरा एफ एक्टिन फाइबर है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से जो ये दागानुमा स्ट्रक्चर बनता है, इसी दागानुमा स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट। और इसका डायामीटर अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 10 नैनोमीटर होता है। ये कितना होता है? 10 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है।
अच्छा, तो ये तो हो गया इसका कंपोजिशन। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं कि माइक्रो फिलामेंट जो है इनका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका फंक्शन क्या है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस किसे कहा जाता है? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर हमने एक सेल बना दिया है जो कि कार्योकाइनेसिस कंप्लीट कर चुका है और अब डिवाइड होने जा रहा है। तो यहाँ पे एक दरार सी बन जाती है, एक दर्ज बन जाता है जिसको क्लीवेज फरो कहा जाता है। तो अब इस साइड पे भी इस मेम्ब्रेन का और इस साइड पे भी इस मेम्ब्रेन का, यहाँ पे इस मिडल पोर्शन में माइक्रोफिलामेंट के फाइबर अटैच हो जाते हैं और इन दोनों साइड से इन सेल मेम्ब्रेन को खींच लेता है कौन? ये माइक्रोफिलामेंट, और क्या कर देता है? एवेंचुअली ये सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज रिप्रेजेंट माइक्रोफिलामेंट्स। तो एक फंक्शन तो इसका ये हो गया कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। सेकंड वन फंक्शन इसका क्या है? साइक्लोसिस एंड अमीबॉइड मूवमेंट। साइक्लोसिस क्या होता है? यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए मैंने एक सेल बना दिया है। तो सेल का ये मिडल पोर्शन क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, और बाहर कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये एरिया क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्मिक एरिया में आर्गेनेल वगैरह और अदर मटीरियल का यहाँ पे इस तरह मूवमेंट होना, एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ इनका ट्रांसपोर्ट होना, इस साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को कहा जाता है साइक्लोसिस। और ये साइक्लोसिस किस चीज़ की हेल्प से होता है? ये माइक्रोफिलामेंट के दागों की हेल्प से होता है। दूसरा होता है अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबा जो है, यहाँ पे हमने एक अनदर स्ट्रक्चर बना दिया है। दिस वन इज अमीबा विच इज़ अ यूनिसेल्युलर प्रोटोजोवन। इसका मूवमेंट जो होता है, ये जब हरकत करती है तो इसके नकली पाँव जैसे निकलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई दे रहे होंगे। तो ये नकली पाँव जो है, जिनको सूडोपोडिया कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? ये फिट होते हैं, इनको सूडोपोडिया कहा जाता है। सूडोपोडिया। इन सूडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करता है? चीज़ों को भी एंगल्फ कर देता है और इसी तरह इनके थ्रू मूवमेंट भी ये करवाता है। तो ये सूडोपोडिया इसके क्यों निकलते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से निकलते हैं। ये दागिनुमा स्ट्रक्चर मैंने क्या ड्रा कर दिया? माइक्रोट्यूब्यूल। तो अमीबॉइड मूवमेंट जो होती है या अमीबा की मूवमेंट जो होती है, ये भी माइक्रोफिलामेंट के थ्रू होती है। थर्ड बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। कौन से ट्रांसपोर्ट में? सेल में एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसको वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। तो अब ये वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट जो है, ये दो टाइप का होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में मटेरियल को अंदर लिया जाता है सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टार लाइक मटेरियल पड़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये मेम्ब्रेन जो है थोड़ी सी अंदर की तरफ घुस जाती है, इन्वेजिनेशन होता है इसका, और ये मटेरियल इसके अंदर चला जाता है। तो नीचे साइड पे इसके माइक्रोफिलामेंट अटैच होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो ये माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं? ये इस वेजिकल को खींच लेते हैं और यहाँ से ये ब्रेकअप हो जाता है इस सेल मेम्ब्रेन से, और ये आगे सेल में चला जाता है, और ये हो गया इसके अंदर वो मटेरियल। ये फूड मटेरियल भी हो सकता है या कोई और पैथोजन वगैरह भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? माइक्रोफिलामेंट की हेल्प से। यहाँ पे ये दागिनुमा स्ट्रक्चर क्या है? माइक्रोफिलामेंट, और ये क्या कर देते हैं? इस वेजिकल को आगे की तरफ पुल कर देता है। एक्सोसाइटोसिस इसका उलट प्रोसेस, इसमें मटेरियल को बाहर भेज दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगेन हमने एक सेल बना दिया है और इस सेल में यहाँ पे एक वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक स्टार लाइक मटेरियल पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेजिकल जो है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाता है, और यहाँ पर ये किस तरह फ्यूज़ होता है? इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं? माइक्रोफिलामेंट के धागे मौजूद होते हैं। तो ये क्या कर देता है? ये माइक्रोफिलामेंट के धागे जो हैं ये आगे ले जाता है इस वेजिकल को, इसको मेम्ब्रेन के साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है, और फिर इसका ये एंड ओपन हो जाता है और ये स्टार लाइक मटेरियल जो है बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में भी माइक्रोफिलामेंट का रोल होता है। अच्छा, लास्ट वन और फोर्थ वन फंक्शन जो है माइक्रोफिलामेंट का, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका रोल होता है। यहाँ पर हमने एक सेल बना दिया है। मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होता है? ये एक लंबा चौड़ा कहानी है, आगे एक चैप्टर आने वाला है, उसमें हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि मसल सेल का अंदरूनी स्ट्रक्चर किस तरह होता है। यहाँ पे जस्ट थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को इतना मालूम हो कि माइक्रोफिलामेंट मसल सेल के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। बाकी इसका डिटेल और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो
आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चंद फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, सॉरी ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और इन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को कहा जाता है एक्टिन फाइबर। ये एक्टिन फाइबर होते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं और इनके बीच में और दागी नुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो यहाँ पे मैंने रेड कलर से इनको रिप्रेजेंट कर दिया है और इनको कहा जाता है मायोसिन। ये मायोसिन प्रोटीन के फाइबर होते हैं, इनसे बने होते हैं। तो इन एक्टिन प्रोटीन के कंट्रैक्शन की वजह से ये क्या होता है, ये इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इस तरह कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल सेल्स होता है। तो मसल सेल का कॉन्ट्रैक्शन अपैरेटस जो है तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है और इसलिए हम कहते हैं कि मसल सेल में भी माइक्रोफिलामेंट का रोल होता है मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वगैरह में। अच्छा, तो ये था साइटोस्केलेटन के ऊपर छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेंट्रियोल डिस्कस करेंगे।